Hello friends, I am coming back with the new series of basic structure doctrine। तो जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्राइन है वो सबसे मेन डॉक्ट्राइन है, सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्ट्राइन है, जिस पे कि बेसिक स्ट्रक्चर में जैसे कि कुछ चीज़ें अगर बेसिक स्ट्रक्चर में डाल दिया गया है इन फंडामेंटल राइट्स तो उसमें पार्लियामेंट किसी भी तरह का चेंजेस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें पहली चीज़ें तो आपको ये देखनी है कि आपका जो मतलब इसके जो मेन आर्टिकल्स हैं वो क्या इसके साथ रिलेट करते हैं। तो उसमें जो पहला आर्टिकल है वो आर्टिकल 13। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 आपको ये बात पता होगा या आपको अभी मैं बता देती हूँ कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो फंडामेंटल राइट्स को लेके ही बात है, और किसी भी तरह का राइट्स फंडामेंटल राइट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले या उसके बाद में उस फंडामेंटल राइट्स के डेरोगेशन पे पार्लियामेंट कुछ भी नहीं कर सकता है। कोई भी लॉ ऐसा नहीं बना सकता है जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में जाए। ठीक है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले या कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद, है ना। तो रही बात कि इसमें प्रोटेक्शन मिलता है ना फंडामेंटल राइट्स को, जिसमें कि जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, उसके बाद एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 368। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में अमेंड कर सकता है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स अकॉर्डिंग टू देम। लेकिन केशवानंद भारती के केस के आने के बाद बेसिक स्ट्रक्चर में किसी भी तरह का अमेंडमेंट वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और रही बात पार्लियामेंट में किसी बिल को पास होने के लिए उसमें क्या ज़रूरत होता है, तो वो मेजॉरिटी में पास होती है। पहली बात तो बिल दोनों हाउसेस में जाएगी, है ना। दोनों हाउसेस मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा में दोनों हाउसेस में बिल प्रेजेंट होगी। उसके बाद प्रेसिडेंट की कंसेंट चाहिए होती है। अगर किसी बिल को पास करना होता है तो उसमें प्रेसिडेंट की असेंट बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर मैं आपको पहले ये समझाऊं कि कोई बिल अगर पास होता है तो उसके अकॉर्डिंगली वो कैसे पास होता है, मेजॉरिटी कैसे बनती है। तो देखिए, मेजॉरिटी के 3 क्राइटेरिया होता है। एक तो सिंपल मेजॉरिटी होता है ना। एक होता है आपका स्पेशल मेजॉरिटी, एंड थर्ड वन इज स्पेशल मेजॉरिटी विद द रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो जो पहला मेजॉरिटी का टाइप है वो क्या है, वो है कि भाई 1/3 होनी चाहिए, है ना। 1/3 होनी चाहिए कि अगर 100 है उसमें से 51 लोगों की मंजूरी होगी तो वो आपका सिंपल मेजॉरिटी में काउंट होगा। और सिंपल मेजॉरिटी में किस किस चीज़ों में आप अमेंड कर सकते हो, जैसे कि किसी न्यू स्टेट का बनाना, एडिशन करना, फॉर्मेशन करना न्यू स्टेट का, है ना। किसी स्टेट की बाउंड्रीज़ को कम करना, ज़्यादा करना, नाम बदलना, है ना। इन सब चीज़ों में अगर आपको कोई बिल पास करना होता है तो वो सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है। ठीक है, उसके बाद है कि स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी किन किन उसमें होता है। पहली बात तो स्पेशल मेजॉरिटी के लिए आपका सिंपल मेजॉरिटी प्लस 2/3 मेजॉरिटी चाहिए किनके, जो प्रेजेंट और वोटिंग मेंबर्स है पार्लियामेंट में उनके। और 2/3 मेजॉरिटी स्पेशल मेजॉरिटी कब चाहिए होती है, जब लाइक दैट कि आपको फंडामेंटल राइट्स में कुछ चेंजेस करना है, डीपीएसपी में कुछ चेंजेस करना है, तो फिर आपको स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। और थर्ड वन इज स्पेशल मेजॉरिटी विथ रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब स्पेशल मेजॉरिटी जो चाहिए ही, साथ में स्टेट लेजिस्लेचर की भी मंजूरी चाहिए होती है। तो ये कब चाहिए होती है, अगर आपको किसी भी तरह का इलेक्शन करवाना है प्रेसिडेंट का, है ना, जो कि आर्टिकल 54-55 में लिखा है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव पावर की अगर कोई छेड़खानी करनी होती है तो उसकी बात है, तो उस पर लगता है। जैसे कोई जीएसटी काउंसिल में कुछ चेंज करना होता है तो इसमें लगता है। तो ये कुछ टाइप्स है, इसके बारे में मैं डिटेल में बाद में वीडियो बनाऊंगी। ये तो बस जस्ट एक जिस्ट था जो मैं आपको समझाना चाहती थी कि अगर आपको कोई बिल पास करना है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने मेन पॉइंट पे, जो बात मैंने पहले लास्ट क्लास में करी थी कि हम बात करेंगे टाइमलाइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो देखिए, जो टाइमलाइन स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से। ठीक है, ये जो एक्ट था इसमें क्या बोला गया था, इस एक्ट के अकॉर्डिंगली इसने इंट्रोड्यूस किया था रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रॉपर्टी राइट में। तो इसमें पहला क्या था, शंकरी प्रसाद का केस था। शंकरी प्रसाद का केस पहला केस है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में। तो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। इसमें क्या हेल्ड किया गया था, इसमें ये किया गया था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने हिंदी में भी दे दिया, अगर कोई हिंदी के स्टूडेंट्स तो उनके लिए मैंने हिंदी में दे दिया, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स है, क्योंकि मैंने गूगल से ट्रांसलेट करा था इसकी वजह से। ठीक है, उसके बाद आया था 17 अमेंडमेंट 1964। तो इस केस के साथ क्या आया था, इस केस के तहत आया था कि शंकरी प्रसाद का केस, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस। इस केस में क्या होता है, इस केस में अगेन ये बात कही गई थी कि जो बात शंकरी प्रसाद के केस में बोला गया वो बात सही है, और जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों केस ऑलमोस्ट सेम थी। उसके बाद
आपका आया था दी लैंडमार्क केस द गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें 11 बेंचेस की जज बैठी थी, मतलब बेंच बैठा था। इस बेंच में क्या आया था, इस बेंच में ये आया था कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। इसमें क्या बोला गया था कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका अमेंडमेंट आया 24, 25, 26, 29 अमेंडमेंट। इसके बारे में डिटेल में वीडियो में बाद में बनाऊंगी अमेंडमेंट्स को लेकर, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इसमें फिर से रिवर्स कर दिया था गोलकनाथ जजमेंट को, और ये बोला था कि पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड एनी पार्ट आर्टिकल 368 अमेंडेड नाउ क्लियरली स्टेट पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। पार्लियामेंट क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स में चेंज कर सकते हैं। इस अमेंडमेंट्स के थ्रू बताया था। गोलकनाथ में तो ये बताया था कि भाई नहीं कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स में कुछ भी चेंजेस नहीं अमेंड कर सकते हैं। बट इन अमेंडमेंट्स के जरिए क्या हुआ था, इस अमेंडमेंट्स के जरिए दोबारा से पावर दे दिया गया था, और ये कहा गया था कि नहीं, पार्लियामेंट के पास पावर है, वो फंडामेंटल राइट्स में चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ही आया था आपका केशवनाथ भारती 1973 का केस। इसको लैंडमार्क केस कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या बोला था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसमें किसी भी तरह का चेंजेस नहीं कर सकते, अमेंड नहीं कर सकते। रूल ऑफ लॉ हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया, सेक्युलरिज्म हो गया, डेमोक्रेसी, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो टाइम टू टाइम इवॉल्व होती है, जिसमें क्या बोला गया है कि इनमें आप भाई आप फंडामेंटल राइट्स में तो चेंज कर लो, बट बेसिक स्ट्रक्चर में आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर दैट क्या है, 39th अमेंडमेंट एक्ट 1975। इस एक्ट में क्या हुआ था, इसमें डिक्लेयर किया था कि इलेक्शन ऑफ पीएम एंड स्पीकर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। इसमें केस क्या था, इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण का केस था, ठीक है। इसमें क्या इन्होंने स्ट्रक डाउन कर दिया था 39 अमेंडमेंट एक्ट 1975 को। तो इसमें क्या हुआ था, इस केस में ये हुआ था कि मतलब इंदिरा गांधी और राज नारायण के केस में क्या हुआ था कि पहली बात तो इसमें क्या जो आपके एक केस था राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1975। इस केस में क्या हुआ था कि जो आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उन्होंने उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उन्होंने बोल दिया था कि इलेक्टोरल माला प्रैक्टिस को लेकर उन पर केस चल गया था, ठीक है। तो उन्होंने उस टाइम क्या कर दिया था, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है, और 39 अमेंडमेंट ऐड कर दिया था। अब ये 39 अमेंडमेंट क्या है, 39 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली सुप्रीम कोर्ट से सारी पावर्स छीन ली गई थी। किसको लेके, अगर इलेक्ट्रॉनिक कोई डिस्प्यूट होता है, जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, इनको लेकर अगर किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो इसमें जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसके पास कोई पावर नहीं होगी, वो किसी भी तरह का इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद ही आया था आपका ये 39 अमेंडमेंट, और इसमें ही आपका एक केस और आया था, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का केस, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इसमें पहली बार हमारे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को इंट्रोड्यूस किया गया था, या उसका यूज़ किया गया था। इसमें केशवनाथ भारती का जो जजमेंट था उसको अप्लाई करते हुए ये कहा गया था कि 39 अमेंडमेंट जो है उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। जो 39 अमेंडमेंट है वो वायलेटेड है बेसिक स्ट्रक्चर का, इसलिए उसको क्या कर दिया गया था, उसको वायलेट कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आया आपका 42nd अमेंडमेंट, जो कि आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी कॉल द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। इसमें आपका जो प्रेम्बल है उसमें सोशलिस्ट, सिक्योलर, इंटीग्रिटी, इन वर्ड्स को ऐड किया गया था। इसने ट्राई किया था कि ये कोशिश कर रहे थे कि जुडिशियल रिव्यू की पावर को हम क्या करें, लिमिट कर सकें। इस अमेंडमेंट में ये भी आया था, ठीक है। उसके बाद एक केस आया मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन्होंने स्ट्रक डाउन कर दिया था 42nd अमेंडमेंट को, और ये इस चीज़ में बैलेंस कर दिया था कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी है, ये दोनों क्या है, पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये दोनों क्या है, पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है। इस केस में ये बोला नहीं, मिनर्वा मिल के केस में ये बोला गया था, ठीक है। उसके बाद आपका वामन राव का केस आया यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कि जो 9 शेड्यूल में लॉज पुट किए गए थे आफ्टर 24 अप्रैल 1973, मतलब केशवनाथ भारती के केस के आने के बाद उनको चैलेंज किया गया था, और ये बोला गया था कि वायलेटेड है बेसिक स्ट्रक्चर का, ठीक है। ये क्या है, ये वायलेट करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर को। इस केस में वामन राव के केस में बोला गया था। इसके बाद केस आया एसपी संपत कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 का, ठीक है। इसमें कौन से सिस्टम को अपील किया गया था, ट्रिब्यूनल सिस्टम को, है ना। और जुडिशियल रिव्यू को रिमेंस इसेंशियल, मतलब जुडिशियल रिव्यू जो कि आर्टिकल 13 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल में से एक होता है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर है, ठीक है। इसके बाद आपका केस आया था एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997। इसमें पावर दिया गया था कि जुडिशियल रिव्यू का अंडर आर्टिकल 32 एंड 226,
आर्टिकल 32 क्या बात करता है, रेमिडीज़ की बात करता है, मतलब रीट्स की बात करता है ना, 5 तरह की रीट्स होती है। और 226 में भी रीट्स की बात किया जाता है। 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है और 226 में हाई कोर्ट के पास पावर होती है, ठीक है। और क्या बोला गया था कि ट्रिब्यूनल की जो डिसीजन आती है उसको हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिव्यू किया जा सकता है। अगर कोई डिसीजन ट्रिब्यूनल देते हैं तो उस ट्रिब्यूनल के डिसीजन में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसका रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद IR कोलेहो का केस आया था, स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007। इसमें बोला था कि एनी लॉ इवन इन 9th शेड्यूल आफ्टर 1973 मतलब केशवनारायण भारती के केस के आने के बाद कैन बी स्ट्रक डाउन इफ द वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर रीइंफोर्स जुडिशियल सुप्रीमेसी। इस केस में क्या होता है, जो जुडिशियल सुप्रीमेसी है उसको रीइंफोर्स किया गया था और बेसिक स्ट्रक्चर के पावर को रखते हुए जुडिशियल रिव्यू को भी वैल्यू दिया गया था। तो ये आपका एक केसेस था जो कि डिटेल में है। इसका एक शॉर्ट टाइमलाइन है, शॉर्ट वे में याद करने के लिए कि पहला अमेंडमेंट आया, इसमें रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था फंडामेंटल राइट्स में। केस आया संगड़ी प्रसाद का, उसके बाद आपका 17 अमेंडमेंट आया, है ना। उसके बाद केस आया सज्जन सिंह, फिर गोलकनाथ का केस आया था। उसके बाद आपका 24, 25, 26, 29 अमेंडमेंट आया था जिसमें कि रेस्टोर किया था पावर को फंडामेंटल राइट्स के, है ना, अमेंड करने की पावर को। उसके बाद दी लैंडमार्क केस आया केशवनारायण भारती का, जिसमें कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को डाला गया। उसका 39 अमेंडमेंट आया। उसमें क्या आया, उसमें PM के इलेक्शन, मतलब जो PM के इलेक्शन को लेकर जो बातें थी, सुप्रीम कोर्ट की पावर को जो कम किया था उसको लेकर बात हुई थी। उसके बाद इंदिरा गांधी में ये बोला गया था कि अगर जो 39 है वो बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन में है, इसलिए इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। फिर 42nd अमेंडमेंट आया था। उसके बाद मिनर्वा मिल्स का केस आया जिसमें कि बैलेंस बिठाया था फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP में। उसके बाद वामन राव का केस आया था जो मैंने आपको समझाया। उसके बाद MP संपत कुमार का, उसके बाद L चंद्र कुमार का केस आया था। उसका IR कोलेहो का केस आया था, ठीक है। उसके बाद ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स हैं कि किस किस चीज़ों को बेसिक स्ट्रक्चर में डाल पाओगे, जैसे कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, है ना, सॉवरन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, कैरेक्टर जो होती है इंडियन पॉलिटी के वो बेसिक स्ट्रक्चर एलिमेंट्स में आते हैं। सेक्युलरिज्म जो होती है, धर्मनिरपेक्षता, सेपरेशन ऑफ पावर जो होती है, तीनों बॉडीज़ की जो पावर अलग अलग किया गया ना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी की। फेडरेशन कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, जो फेडरल कैरेक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, उसका बाद रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, ये सारे टॉपिक्स मैं आपको बाद में कराऊंगी डिटेल में। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, है ना, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होती है गवर्नमेंट की वो। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल पावर ऑफ 32 एंड 226, जो हारमनी बैठती है फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP में, सारे बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट है। वेलफेयर स्टेट, फ्रीडम ऑफ डिग्निटी, है ना, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो कि 136, 141, 142 में। लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल एज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इफेक्टिव एक्सेस ऑफ जस्टिस, पंचायत राज, म्यूनसिपलिटी, ग्रास रूट डेमोक्रेसी। तो ये सारे आपके क्या है, ये सारे आपके एक बेसिक स्ट्रक्चर की परफॉर्मा है कि इन सब चीज़ों में पार्लियामेंट जो है वो कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकता है ना। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर का एक फुल टाइमलाइन है। बाकी और हम डिटेल में एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे कि रूल ऑफ लॉ क्या है, जुडिशियल रिव्यू क्या है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियोस को डिटेल में देखेंगे, आर्टिकल्स को डिटेल में देखेंगे, तब हम इन चीज़ों को डिटेल में मतलब डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है, फिर थैंक यू सो मच, बने रहिए और भी वीडियोस में आने वाले टाइम में डालने वाली हूँ। तो इन सब चीज़ों को आप देखते रहिए और अपना नॉलेज जो है उसको एनहेंस करते रहिए। थैंक यू।